जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पूछे गए प्रश्न पत्रों के बारे में, उसका कैसे व्याख्या किया जाएगा। और गतांक से आगे का चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा विशेष जो हुआ था सन 2009 में, उसके प्रश्न पत्रों का। और इसमें विधि प्रश्न पत्रवान जो मौलिक विधि है उसका हम चर्चा करेंगे। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। आते हैं विषय पर। क्वेश्चन नंबर 1A है, संविदा भंग द्वारा कारित हानि या क्षति के लिए मुआवजा को शासित करने वाले सिद्धांतों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए, ये संविदा अधिनियम की धारा 73, 74 और 75 पर आधारित क्वेश्चन है और तीनों का आपको वर्णन करना है कि इसमें परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति क्या होता है, अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति क्या होता है और एक संविदा भंग के रूप में क्या क्या रेमेडी होते हैं। तो आपको तीन बातों को गिनाना है। एक तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो कराया जा सकता है उसकी बात कही गई। कोई संविदा भंग करता है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। जो विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम के तहत है, जो उसमें जो धारा 12 में बताए गए हैं कि क्या परफॉर्मेंस कराया जाएगा क्या नहीं कराया जाएगा, 14 में बताया गया है क्या नहीं कराया जाएगा, या जो धारा 20 में बताया गया है कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कैसे कराया जाएगा। तो इस तरीके का एक तो यही है रेमेडी की कोई संविदा भंग होता है तो उसका। दूसरा कह रहा है कि इंजंक्शन पारित करके, मतलब निषेधाज्ञा जिसको या व्यादेश जो बोला जाता है, उसको यदि चाहें तो आप इसके संविदा भंग के रूप में जो है रेमेडी ले सकते हैं कि इसको कोई स्टे ले लिया जाए, निषेधाज्ञा करा लिया जाए न्यायालय द्वारा कि ये करे, या प्रतिषेधात्मक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है तो इसमें ये कराया जा सकता है। तीसरा आता है जो क्षतिपूर्ति की बात आती है, वो धारा 73, 74 और 75 में है। 73 में जो बातें कही गई हैं अपरिनिर्धारित नुकसानी के बारे में कहा गया है। अपरिनिर्धारित नुकसानी का तात्पर्य होता है जो कि पहले से निर्धारित नहीं है, उसका आकलन न्यायालय द्वारा लगाया जाता है और उसमें उस आकलन में जो क्षति की दुरस्थता है उसका आकलन नहीं किया जाता है। उसी धारा 73 में ही दिया गया है दूसरे पैरा में कि न्यायालय द्वारा जब आकलन किया जाएगा तो जो क्षति की दुरस्थता है उसका आकलन नहीं किया जाएगा। जो युक्तियुक्त आकलन हो सकता है उस क्षतिपूर्ति के रूप में जो संविदा भंग किया गया है, उस संविदा भंग से जो क्षति हुई है उसका आकलन न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त तरीके से किया जाएगा और उसका क्षतिपूर्ति प्रदान कराया जाएगा न्यायालय में, और इसी को अपरिनिर्धारित नुकसानी के रूप में देखते हैं। अब इसके बाद से जो धारा 74 है, 74 ये कह रहा है कि यदि कोई शास्ति के रूप में दिया गया है, जैसे उस संविदा भंग में ऐसी कोई बात कही गई है कि संविदा भंग से आपको इतनी जो है दंड स्वरूप जो जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है दंड स्वरूप उसको किया जाएगा प्रतिकर के रूप में, तो ये धारा 74 ये कह रहा है कि उतनी धनराशि जितनी उसमें है युक्तियुक्त रूप से न्यायालय द्वारा दिलाया जाएगा। अब यहाँ भी युक्तियुक्त शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि आप मनमाना कोई संविदा में क्षतिपूर्ति के रूप में जो शास्ति के रूप में क्षतिपूर्ति है उसको अधिरूपित नहीं कर सकते हैं। यहाँ युक्तियुक्त बात क्या है, लेकिन इसके प्रोविजो में जो एक बात कही गई है वो ये कह रहा है कि यदि कोई ऐसी बातें हैं जो कि मुचलका के रूप में है, जमानत के रूप में है, तो उसमें यदि कोई भंग किया जाता है तो उसको पूरा का पूरा समाप्त कर लिया जाएगा। उसमें फिर युक्तियुक्त की बात नहीं होगी। उसकी जितनी भी धनराशि होगी बंध पत्र में, चाहे वो 1 लाख का हो चाहे 5 लाख का हो, वो यदि भंग करता है तो उसमें पूरी की पूरी जो बंध पत्र में बातें कही गई हैं जितनी धनराशि की उतनी समाप्त हो जाएंगी। ये है। अब एक आता है इसमें क्वांटम मेरिट, और इसको जो धारा 74 है ये परिनिर्धारित प्रतिकर के रूप में इसको देखते हैं
लिक्विडेटेड डैमेजेस जिसको बोला जाता है। और जो धारा 73 है वो अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के बारे में बात करता है, जिसको अनलिक्विडेटेड डैमेज की बात करते हैं प्रतिकर के रूप में। तो इसमें देखिए एक केस है पीबी पैली बनाम केरल राज्य का है, सन 2000 का। इसमें अब निर्धारित किया गया कि जहां हानि को निर्धारित करने वाला स्वयं संविदा का पक्षकार हो, वहां वह हानि का निर्धारण नहीं कर सकता है, फिर चाहे करार में यही उल्लिखित क्यों न हो कि मामला मध्यस्थम का निर्धारित नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके का डिसीजन लिया गया। पुनः एक केस था महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम स्टारलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड AIR 2000 का मामला है। इसमें पक्षकार के बीच माल सप्लाई करने की संविदा हुई थी, परंतु संविदा में उल्लिखित पूरा माल सप्लाई नहीं किया गया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी तब तक क्षतिपूर्ति नहीं पा सकता है जब तक कि वह होने वाली वास्तविक क्षति को साबित न कर दे। अब देखिए इसमें भी दो तरह का है, एक वास्तविक क्षति है और एक जो है मतलब विशेष क्षति जिसको बोला जाता है। एक सामान्य क्षति है और एक विशेष क्षति है। तो जो विशेष क्षति है उसको जब तक साबित नहीं किया जाएगा तब तक उसमें क्षति नहीं मिलेगी। और ये जो क्षति की दुरस्थता है इससे संबंधित हैडले बनाम बैक्सेंडेल का मामला है। इस केस को जो है लीडिंग केस है इस संबंधित। और एक केस और है विशेष हानि से संबंधित, हाफ्स बनाम लंदन साउथ वेस्ट रेलवे कंपनीज का। तो इसका चाहे तो वर्णन करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो सीधे सीधे उस प्रतिकर के बारे में पूछा है कि आपको बताना है कि प्रतिकर कितने प्रकार का हो सकता है या रेमेडी के रूप में और क्या हो सकता है। जो हमने बताया कि परफॉर्मेंस कराया जा सकता है संविदा का या व्यादेश जारी करवाया जा सकता है, तो दो रेमेडी ये हो गया। अब तीसरा आता है जो प्रतिकर का, वो धारा 73, 74, 75 में दिया गया है। 73 का वर्णन कर दें कि इसमें अपरिनिर्धारित प्रतिकर की बात कही गई है, 74 में परिनिर्धारित प्रतिकर की बात कही गई है और 75 में उन व्यक्तियों को प्रतिकर दिलाने की बात कही गई है जो अधिकारपूर्वक संविदा को विखंडित करते हैं। अब जैसे कि वहाँ भंग नहीं करते हैं, विखंडित करते हैं। संविदा भंग किया जा रहा है विपक्षी द्वारा, लेकिन विखंडित किया जा रहा है वादी द्वारा। अब इसमें जैसे एक उदाहरण के रूप में उसमें जो दिया गया है खुद इलस्ट्रेशन में धारा 75 में भारतीय संविदा अधिनियम, उसमें ये कहा गया है कि कोई एक नायिका है एक गायिका है जो कि 1 महीने के लिए एक व्यक्ति से संविदा करती है और प्रत्येक सप्ताह में वो 2 दिन गाना गाने के लिए प्रत्येक नाइट का, और उसको उसके एवज में 200 रुपया पर नाइट दिया जाता है। 2 हफ्ते लगातार आती है और तीसरे हफ्ते उसने नागा कर दिया। अब नागा कर दिया तो वो चूँकि जो व्यक्ति है जिसने नियोजित किया था उसको, उसका राइट बनता है कि उस तीसरे जो है हफ्ते में या तो उसको एक्सेप्ट कर ले कि वो कंटिन्यू करे गाना या उसको विखंडित कर दे। तो यदि वो चुनाव करता है कि नहीं हम इससे अब गाना नहीं गवाएंगे, उसने संविदा को विखंडित कर दिया। लेकिन विखंडित करने का तात्पर्य यहाँ ये कतई नहीं हुआ कि उसको क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा। धारा 75 यही कह रहा है कि जो उसको संभावित नुकसान हुए हैं उसका उस गायिका से भरपाई कर सकता है क्षतिपूर्ति के रूप में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। और इसमें जो कमेंट्री है बहुत ज़्यादा दिया है, एक प्रकार से समझिए कि इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इसका आंसर भी उस तरीके से नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बृहद स्तर पे एक प्रकार समझिए कि जैसे बुक में किसी बात को लिखा जाता है उस तरीके से पूरा यहाँ वर्णन कर दिया है। लेकिन हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर बस इसी तक ही सीमित है और इसका आंसर यहाँ तक देकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। क्वांटम मेरिट के आधार पर यदि कोई दावा किया जाता है तो उसमें आप चाहें तो गिना सकते हैं कि जब संविदा का एक पक्षकार संविदा भंग करता है अथवा दूसरे पक्षकार को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने से रोकता है, या संविदा के अंतर्गत मूल्य अथवा पारिश्रमिक विहित न होने की दशा में, या शून्य करार या संविदा की दशा में, जब संविदा शून्य हो जाती है या संविदा का पालन दोषपूर्ण होने की दशा में क्वांटम मेरिट की बात आती है और उसके आधार पर उसको दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1B को देख लेते हैं। ए को बी के द्वारा 5,000 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर दिए गए व्यवसाय पर विहित दर के कमीशन के साथ कलकत्ता स्थित अपने व्यवसाय के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया। ए 6 माह की सूचना के द्वारा हटाया जा सकता था। बी ने ए को कठोर और अपमानजनक ढंग से सदोषपूर्वक रूप से हटाया।
ए द्वारा वसूलने योग्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे भी एक क्वांटम मेरिट की बात आती है जो संविदा अधिनियम में दिया गया है और उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है और इसका भी आंसर उसी तरीके से होगा। इसमें जो दो बातें कही गई हैं, एक तो पहला बात कहा गया कि जब भी उसको हटाया जाएगा तो 6 महीने की सूचना देकर हटाया जाएगा बी द्वारा ए को। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, क्वेश्चन में बता रहा है कि बी द्वारा ए को कठोर और अपमानजनक ढंग से सदोषपूर्वक हटाया गया है। तो जब इस तरीके से हटाया जाता है तो सेवा संविदा का भंग होता है और फिर उसमें उस व्यक्ति का राइट उत्पन्न हो जाता है जिसके प्रति भंग किया गया है। तो अब इसमें ये क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा, लेकिन अब कितना पाएगा इसकी बात इसमें देखने की ज़रूरत है। तो अब इसमें दो बातें कही गई हैं। एक तो कहा गया है कि जब नौकरी या सेवा किसी निश्चित अवधि के लिए होती है और मालिक उस अवधि से पूर्व सेवक को नौकरी या सेवा से निकालने के लिए प्रतिकर देने के दायित्वाधीन ठहराया जाता है तो प्रतिकर की रकम बाकी समय के वेतन के बराबर होगी। दूसरा बात ये करा कि जब नौकरी किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं है तो ऐसी स्थिति में युक्तियुक्त अवधि या युक्तियुक्त सूचना की अवधि के लिए प्रतिकर का सिद्धांत लागू होगा और उसके अनुसार प्रतिकर की रकम निर्धारित होगी। अब इसमें जो बातें कही गई हैं कि 6 महीना की सूचना दे करके उसको हटाया जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीना तक तो वो उसके राइट बने ही रहते हैं। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा कि जो प्रतिकर उसको दिया जाएगा वो उन 6 महीनों का आकलन करके जो कि इसको मिलता था वो उतने समय तक के लिए उसको क्षतिपूर्ति मिलेगा, क्योंकि जो पावर है बी को वो ये पावर देता है इस एग्रीमेंट में कि उसको 6 महीना पहले कभी भी नोटिस दे करके उसको हटाया जा सकता है। यानी कि यदि आज के डेट में कोई नोटिस दिया जाता है तो अगले 6 महीने बाद उसको हटाना पड़ेगा, ये संविदा के आधार पर है। लेकिन चूंकि उसको दोषपूर्ण ढंग से हटाया जा रहा है तो 6 महीना कम से कम तो उसको कभी भी मिलता, तो ये इसमें इतना ही हो सकता है इस केस में। और इस क्वेश्चन के उत्तर में कि उसको 6 महीने तक का वेतन जिसको 5,000 रुपये के हिसाब से यानी कि 6 पचे 30,000 रुपये का प्रतिकर दे करके उसको संतुष्ट किया जा सकता है, यानी कि न्यायालय द्वारा उसको 30,000 रुपये तक का कंपनसेशन दिलाया जा सकता है। तो इसका आंसर इस तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। अब इसमें दो केसेज हैं, एक SM मरे बनाम फेनर इंडिया लिमिटेड AIR 1986 का है और दूसरा है M नजप्पा बनाम मुट्ठू स्वामी AIR 1975 कर्नाटक राज्य का है। तो इस केस का वर्णन आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो आपका आंसर पर्याप्त माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2A है, भागीदारों और पक्षकारों के मुकाबले भागीदारों के अधिकारों पर भागीदारी फर्म का पंजीकरण न कराने के प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। अब देखिए ये सीधे सीधे भागीदारी अधिनियम की धारा 69 है उसका वर्णन करने के लिए कह रहा है। और पिछले वीडियो में भी हमने कहा था, उसमें 3 बातें कही गई हैं। एक तो यदि कोई भागीदारी जो है वो वैकल्पिक होता है, इसका ज़रूरी नहीं है कि कराया जाए पंजीकरण, लेकिन उसके 3 प्रभाव भी बताए गए हैं धारा 69 में यदि उसको पंजीकरण नहीं कराया जा सकता है। तो एक तो यही बताया गया है कि कोई अपंजीकृत फर्म तथा उसके भागीदार फर्म का विघटन करवाने के लिए अथवा एक सेकेंड, हाँ ये 69(1) कह रहा है कि भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों का प्रवर्तन। पहला तो यही कह रहा है कि यदि वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आपस में जो अधिकार हैं भागीदार के उसका प्रवर्तन नहीं करा सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि यदि 69 का उपधारा 2 कह रहा है कि यदि फर्म का कोई पर व्यक्ति से चाहे, फर्म का कोई मेंबर पर व्यक्ति के मध्य कोई चाहे कि अधिकारों का प्रवर्तन कराना तो भी वो नहीं करा सकता है। और उपधारा 3 इसका ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति फर्म का यदि है तो उससे मुजराई या अन्य कार्रवाइयों पर भी यही नियम लागू होते हैं। मतलब कोई मुजराई वाले वाद में कोई चाहे या अन्य कार्रवाई में भी यदि कोई चाहे करना तो उसमें भी यही नियम लागू होते हैं और उसको ये नहीं कर सकता। उसमें हमने एक केसला भी बताया था जो ट्रिब्यूनल को निर्देशित किया गया और ट्रिब्यूनल अपंजीकृत होने के कारण उसमें जो भी निर्णय लिए गए तो यानी कार्रवाई की श्रेणी में भी आता है और इस प्रकार से माना गया कि इसको नहीं किया जा सकता है। JC गुप्ता बनाम कंजरिया ट्रेडर्स लिमिटेड का मामला है और इसमें यही बात कहा गया था जो मैंने अभी कहा है कि अगर जो कोई बिना फर्म रजिस्टर्ड है और उसको डेलीगेट किया गया है कि नहीं ये भागीदारी मध्यस्थम के माध्यम से इसका कोई भी डिस्प्यूट होगा निर्धारण,
तो ये अन्य कार्यवाही की श्रेणी में आएगा और ये इसका फिर लाभ नहीं ले सकते, ये बाधित होता है। अब इसके अपवाद जो हैं वो इसके उपधारा 4 में बताए गए हैं और इस तरीके के अपवाद बताए गए हैं कि उसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे फर्म का विघटन हो जाए तब वो उसके विघटित होने पर जो भी लेखे हैं या उसके निर्धारण है उसका वो करा सकते हैं, या कोई ऐसा दिवालिया निर्णित हो जाता है तब उसमें भागीदारी से जो वसूली योग्य हो सकता है वो कराया जा सकता है, या कोई अपंजीकृत फर्म तथा उसके भागीदार ऐसे मामले पर वाद ला सकते हैं या वाद लाने की छूट मांग कर सकते हैं जिसका मूल्य 100 रुपये से अधिक न हो, तो वैसे में भी ये लागू नहीं होता है। चौथा इसका कार्य कि विधि द्वारा दिए गए अधिकारों तथा ऐसे अधिकार जो संविदा पर निर्धारित नहीं है उन्हें इस धारा द्वारा लगाई अक्षमता से अलग रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति फर्म की संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो फर्म उस पर वाद ला सकती है चाहे वो रेस्ट्रिक्ट नहीं हो। पांचवा ये कह रहा है कि पर व्यक्ति फर्म पर वाद ला सकता है चाहे फर्म रेस्ट्रिक्ट हो या ना हो। मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन था ये फर्म के मेंबरों के लिए था कि वो पर व्यक्ति के साथ कोई भी अधिकारों का प्रवर्तन नहीं करा सकते हैं, लेकिन पर व्यक्ति को यहाँ पे बाध्य नहीं किया गया। पर व्यक्ति फर्म के ऊपर चाहे तो मुकदमा करके अपने जो भी उसके राइट वायलेट हो रहे हैं उसको इम्प्लीकेशन करा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2B है, एक्स और वाई ने एक टैक्सी को इसे भागीदारी से चलाने के लिए खरीदा। वे लगभग 1 वर्ष तक व्यवसाय किए थे। जब एक्स ने बिना वाई की सम्मति के टैक्सी का विक्रय कर दिया, वाई विक्रय मामले में अपने हिस्से की वसूली के लिए वाद लाया। एक्स ने यह बचाव लिया कि भागीदारी पंजीकृत नहीं थी और उसके कारण वाद पोषणी नहीं था। सलाह दीजिए। देखिए ये सीधे सीधे धारा 69 का जो धारा 3 है उस पर तीसरा अपवाद है 69 का, उस पर ये लागू होता है क्योंकि यहाँ ये विघटन के बाद की स्थिति को नहीं रोकता है। जो भी है ये मतलब भागीदारी जो बने रहने के दौरान है उसकी बात ये कर रहा है कि किसी अधिकारों का प्रवर्तन कराया नहीं जा सकता है। लेकिन जब विघटन हो जा रहा है तो विघटन के पश्चात जो कुछ भी है उसके बंटवारे के लिए संपत्ति का या उसका जो निर्धारण कराना है उसके लिए न्यायालय में आप वाद दाखिल कर सकते हैं, उसको ये मना नहीं करता है ये धारा। और यही बात शिवदत्त बनाम मुंशी राम के मामले में कहा गया था और शिवदत्त बनाम मुंशी राम के मामले में जो बात कही गई थी ये यही कहा गया कि वो अपने जो भी अधिकार हैं उसका प्रवर्तन करा सकता है। चूँकि धारा 69 का अपवाद इसको मना नहीं करता है, ये सिर्फ 3 बातों को ही कह रहा है जो कि 69 के उपधारा 1 में जो बातें कही गई हैं या 69 के उपधारा 2 में या 69 के उपधारा 3 में उन्हीं सब बातों पे रिस्ट्रिक्शन है, अन्य बातों पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर दिया जा सकता है कि नहीं वो करा सकता है। मतलब जो दूसरा पक्षकार है जिसके संपत्ति को बेचकर वो पहला पक्षकार हड़प लिया था तो उससे वसूला जा सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन है इसका 3A, आवश्यकता के सुखाधिकार के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो अब देखिए धारा 13 जो है एग्रीमेंट एक्ट का उसको रिलेट करके ये क्वेश्चन है और पूरा का पूरा उसी धारा पर ही है। तो हम चाहेंगे कि इसको या तो धारा को पढ़ लें या थोड़ा सा ब्रीफ में इसको बता दें, आप लोग धारा पढ़ लीजिएगा। इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो ये कह रहे हैं कि संपत्ति का अंतरण हुआ हो या विभाजन हुआ हो या वसीयत द्वारा प्रदान किया गया हो। पहला तो ये है। दूसरा है कि अंतरण या विभाजन होने पर सुखाधिकार का दावा किया गया हो। तीसरा है ऐसा सुखाधिकार का दावा उपभोग के लिए ठीक वैसे ही आवश्यक हो जैसे विभाजन या अंतरण के पूर्व आवश्यक था। और जो मेन धारा 13 है वो ये कह रहा है कि जहाँ कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई अचल संपत्ति अंतरित करे या वसीयत द्वारा प्रदान करे तो यदि अंतरण या वसीयत के विषय वस्तु का उपभोग करने के लिए अंतरणकर्ता या वसीयतकर्ता की किसी दूसरी अचल संपत्ति में कोई सुखाधिकार होना आवश्यक है तो अंतरण ग्रहीता या वसीयती का अधिकार ऐसे सुखाधिकार के लिए अधिकृत होगा। यानी कि ये नेसेसिटी की बात कर रहा है, ऐसे सुखाधिकार की बात कर रहा है जिसको आप हटा ही नहीं सकते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते, वो उसकी आवश्यकता है। जैसे कि एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका 2 बीघे का खेत है और कृषि प्रयोजन के लिए ही उसका 2 बीघे का खेत है, उसने उसमें से 1 बीघा खेत किसी व्यक्ति को बेच दिया। अब जो 1 बीघा का खेत उसके पास बचा है उसमें कृषि प्रयोजन के लिए तब तक वो नहीं कर सकता है जब तक कि वो बिके हुए जो पार्ट हैं
उसमें से उसी के माध्यम से आने जाने की व्यवस्था हो। मतलब जैसे ट्रैक्टर की बात हो, ट्राली की बात हो, या अन्य संसाधन जो खेती के प्रयोजन से हो सकते हैं, कृषि के प्रयोजन से, वो बिके हुए भाग पर से ही आने जाने पर ही संभव है। तो ये दूसरा जो उसका भाग है वो उस एक प्रकार से आवश्यकता है, और यह जो ईजमेंट है इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, भले ही अंतरण किया गया हो या कुछ किया गया हो। तो यही धारा कह रहा है कि जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के आधार पर भी ईजमेंट होता है और उसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो बात कही गई है वो अंतरण द्वारा हो सकता है, या वसीयत द्वारा हो सकता है, या विभाजन द्वारा हो सकता है, या विधि के प्रवर्तन द्वारा हो सकता है। इन 4 तरीकों से ये सुखाधिकार का अधिकार उत्पन्न हो सकता है। अब इसमें एक केस है, रमेश चंद्र भिखाभाई पटेल बनाम मानक लाल भगवान लाल पटेल 1978 का मामला है कि इसमें कहा गया था कि आवश्यकता का सुखाधिकार का प्रयोग उस समय नहीं किया जा सकता जबकि विकल्प के रूप में कोई अन्य सुविधा उपलब्ध हो। मतलब ये आवश्यकता का जो सुखाधिकार है इसका प्रयोग तभी आप कर सकते हैं जब कोई अन्य विकल्प आपके पास नहीं है। जैसे मैंने एक उदाहरण जो दिया था 2 बीघे का खेत वाला, कि उसके पास कोई अन्य विकल्प हो ही नहीं सकता। जब वो अपने सुखाधिकार का प्रयोग करेगा तो उसी के बिके हुए पार्ट से ही होकर आकर के कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो ये आवश्यकता का सुखाधिकार का वर्णन इसमें किया गया है और इसी को हम आवश्यकता का सुखाधिकार कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप दे करके पूर्ण कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण में इसमें दिया है रास्ते का अधिकार, नाली का अधिकार, सहारा का अधिकार, तो इस तरीके का अधिकार जो है आवश्यकता का अधिकार होता है। अब एक तीसरा 3B है, क्वेश्चन नंबर 3B। ए, उत्तर प्रदेश राज्य के सिंचाई विभाग के अधिकारी ने भी एक ठेकेदार को उसे मशीन चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए एक पत्र लिखा। पत्र मुहरबंद लिफाफे में भेजा गया जिसे उसके कार्यालय में बी के द्वारा नियोजित क्लर्क सी के द्वारा अपने कर्तव्यों के नैतिक निर्वहन में प्राप्त किया गया। सी ने पत्र खोला और तत्पश्चात उसे बी को सौंप दिया। क्या बी ए के विरुद्ध मानहानि के वाद में सफल हो सकता है? कारण दीजिए। देखिए, पहले तो आप मानहानि का जो इसेंशियल है उसको गिना देंगे। 3 इसेंशियल होते हैं। शब्दों को मानहारक होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि ऐसे शब्दों को वादी के प्रति निर्दिष्ट होना चाहिए, और तीसरा ऐसे शब्द को प्रकाशित होना चाहिए। और इसके बाद ये देखने की बात है कि जो बातें कही गई हैं क्या वो जो नियोजन के अनुक्रम में जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है उसमें कही गई हैं कि उसको जो है जानबूझकर ऐसा किया गया है कि इस तरीके का अपमानजनक रूप से उसको देखा जाए। तो यदि कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, यदि कोई विभागीय कम्युनिकेशन है जिसमें विभाग को प्रोटेक्ट करने के लिए या जनहित के लिए आवश्यक है कि उसके बारे में इस बात का पता हो, तो वह कर सकता है। ये फिर क्या बोलते हैं, अपमान की श्रेणी में नहीं आएगा, मानहानिकारक की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, उसका इंटेंशन यदि मानहानि करने के प्रयोजन से था, तब ये मानहानि के प्रयोजन से माना जाएगा। अब इस एक केस है पुलमैन बनाम हिल का है, थ्यूअर बनाम रिचर्डसन का मामला है। इसमें कहा गया था कि जब वादी को भेजा गया अपमानकारी पत्र कारोबार के समान अनुक्रम में इस बात की संभावना है कि वह पत्र जिसे भेजा गया है उसके लिपिक या सेवक या पति या पत्नी द्वारा खोला जा सकता है, तो उस समय मानहानि का अपकार हो जाता है जब वह पत्र खोला एवं साथ साथ पढ़ा जाता है। पुनः हथ बनाम हथ के मामले में कहा गया कि यदि कोई खानसामा अपने नियोजक के मुहरबंद पत्र को खोलकर पढ़ लेता है तब यह नहीं माना जाएगा कि मानहानि शब्द का प्रकाशन हुआ है। यानी कि वो जो बात कहा जा रहा है वो कहीं प्रकाशन में नहीं आ रहा है, वो मुहर बंद है और उस व्यक्ति को एड्रेसित है जिस व्यक्ति को वो भेजा गया है, तो यहाँ पे ये मानहानिकारक नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जो बी है वो ए के विरुद्ध मानहानि के मामले में अपने बात को सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो मुहर बंद था वो विभागीय है और उस विभाग के नाते कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है और ये मानहानिकारक के रूप में नहीं माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4A पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि किन परिस्थितियों में पट्टे का समर्पण किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए, अतिधारण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखिए टीपीए के धारा 111 और धारा 116 पर आधारित है। धारा 111 में वो 8 प्रकार बताए गए हैं जिनमें कि एक पट्टे का जो है पर्यवसान हो सकता है, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, टीपीए के जो हमारे यूट्यूब चैनल हैं उसमें प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है।
और उस पर हमने बनाया है कि एक पट्टे का जो है डिटर्मिनेशन ऑफ लीज कैसे हो जाता है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा ब्रीफ में हम इसका चर्चा कर देते हैं। एक तो है कि समय की समाप्ति हो जाता है, उसके द्वारा हो जाता है। दूसरा एक विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर हो जाता है। तीसरा पट्टाकर्ता के हित की ही समाप्ति पर हो जाता है। या चौथा विलयन द्वारा हो जा सकता है। और पांचवा समर्पण के द्वारा होता है। और छठवां कोई है प्रलक्षित समर्पण द्वारा होता है। सातवां है जब्ती किए जाने के द्वारा। और आठवां खाली करने की सूचना में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर हो जाता है। तो इस प्रकार से एक पट्टे का पर्यवसान हो जाता है। और धारा 116 में बताया गया है कि कब वो जो है अतिधारण का सिद्धांत उसमें लागू होगा, यानी कि होल्डिंग ओवर की स्थिति कब आएगी। ये कह रहा है कि जब कोई पट्टा किसी को दिया गया है और उस पट्टे को उप पट्टे पर भी किसी व्यक्ति द्वारा उठा दिया गया है, तो जो पट्टा करता है और पट्टेदार है उसके बीच में यदि वो पट्टा समाप्त हो जाता है और फिर भी उसके बाद उप पट्टा का पट्टेदार जो है वो लीज के जो प्रीमियम है वो यदि पट्टाकर्ता को दे रहा है, उसने स्वीकार कर लिया, तो जिस नेचर का वो था उसी नेचर को उसका नवीनियन मान लिया जाएगा, यानी कि फ्रेश उसका पट्टा मान लिया। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो है 5 वर्ष के लिए पट्टा किया था किसी व्यक्ति को, तो वो वर्षानुवर्षी हो गया, लेकिन उस पट्टेदार द्वारा एक उप पट्टेदार को मासानुमासी किया गया था। अब जब 5 वर्ष समाप्त हो गया तो उन दोनों के बीच में पट्टा समाप्त हो गया, ए और बी के बीच में। लेकिन जो उप पट्टेदार था उसने अपना जो उसका भाटक था वो मेन पट्टाकर्ता को देता रहा और वो स्वीकार करता रहा। तो अब ये इसमें क्या होगा, तो यही कह रहा है कि जो उप पट्टेदार था वो चूंकि मासानुमासी था, तो उसी प्रकार से उसका मासानुमासी प्रभाव हो जाएगा। यानी कि यही प्रभाव है कि जिस रूप में उसका पट्टा चल रहा है उसी रूप में उसका प्रभाव भी होगा और उसको माना जाएगा। तो इस तरीके से आप उल्लेख करके इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 बी है, करे कि एक मुस्लिम महिला मौखिक रूप से बी अपने पति को अपने किराएदार के किराएदारी को समाप्त करने के लिए नोटिस देने हेतु उसे आदेश देने के लिए अपनी अधिवक्ता के पास जाने के लिए अधिकृत किया। यद्यपि किराएदार की बेदखली के लिए वाद पत्र को बाद में उसके द्वारा अपने अधिवक्ता के चैम्बर में सत्यापित किया गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर टीपीए का जो है 106 का उपधारा 4 है और धारा और ये जो सीपीसी है उसका आदेश नियम 4 के ऊपर आधारित है। और जो धारा 106 का जो धारा 4 है वो ये कह रहा है कि जो सूचना दी जाती है वो सूचना लिखित होनी चाहिए। दूसरा सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो ये जो बात कर रहा है कि उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, यानी कि ये अभिकर्ता भी हो सकता है, प्लीडर भी हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि सूचना उस पक्षकार को जिसे उसके द्वारा अवध करना आसित हो या तो डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए या स्वयं पक्षकार को या उसके कुटुंबी या नौकर में से किसी एक को उसके निवास पर निवेदित या प्रदत्त करनी चाहिए, या जहां निवेदन या प्रदत्त संभव नहीं है तो संपत्ति के किसी सर्विस भाग पर लगा दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से सूचना दिया जा सकता है। अब चूंकि इसमें उसने अभिकर्ता के माध्यम से दिया यानी कि प्लीडर के माध्यम से, और आदेश 3 नियम 4 में ये बातें कही गई हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने प्लीडर को नियुक्त कर सकता है और प्लीडर के द्वारा दिए गए किसी प्रकार का या किए गए किसी प्रकार का कार्य उसी प्रकार के माने जाएंगे जिस प्रकार से उस व्यक्ति के द्वारा किए गए हों। तो जब ये नोटिस दिया गया है तो नोटिस भी विधिपूर्ण होगा और इसका उसी प्रकार से बल होगा जिस प्रकार से उस व्यक्ति द्वारा किया गया होता नोटिस। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5A है। अब मैं गतांक से आगे का अगले वीडियो में चर्चा करूंगा और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बातें जरूर समझ में आई होंगी। आप लोग जो मैं धाराओं का वर्णन किया हूँ उसका आप लोग बेयर एक्ट में जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे संबंधित जो कमेंट्री है उसको भी पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।